जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात हो रही है बजट 2025 की, कैसा होगा, टैक्सेस की जो रेशो है कितनी होगी और आवाम को कोई रिलीफ मिल पाएगा कि नहीं, और डिफेंस एक्सपेंस का कितना इसके ऊपर बोझ होगा, आईएमएफ की तरफ से जो शराइत लगाई गई हैं उसका कितना दबाव आएगा इस बजट के ऊपर और क्या सूरत हाल रहेगी। इसी हवाले से तफसीली बातचीत करने के लिए मुझे ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है काशिफ अनवर साहब ने। आप साबिक सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। काशिफ अनवर साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। जी शुक्रिया। काशिफ अनवर साहब, कैसे देख रहे हैं 2025 के बजट को? ये कैसा होगा? कुछ रिलीफ मुतवक्को है या इस दफ़ा रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं रखी जानी चाहिए? क्या सूरत हाल होगी? देखें, अगर एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए ताजिर बात करें तो बिल्कुल हुकूमत से उम्मीद रखेंगे कि बेहतरी आए, टैक्सेस को कम किया जाए, आसानियां की जाएं ताकि लोग खुल के कारोबार कर सकें, लोग इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन जो नज़र आ रहा है, चूंकि आईएमएफ के प्रोग्राम में है और आईएमएफ की डिक्टेशन के मुताबिक ये बजट बन रहा है और आईएमएफ की मर्जी से हम चल रहे हैं, और जब तक वो आगे परमिशन नहीं देता हम कोई सहूलत अपनी आवाम को नहीं दे सकते। तो आवाम को उम्मीद तो यही रखनी चाहिए कि और सख्तियां होंगी और टैक्स के रेट्स बढ़ेंगे, और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि फलां विद होल्डिंग को भी बढ़ा दिया जाएगा, फलां कोई के लिए भी आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, फलां चीज का भी टैक्स रेट बढ़ जाएगा, और तो लग तो यही रहा है कि मुश्किलात होंगी और जो सफेद पोश शख्स है उसके लिए और महंगाई हो जाए। सही है। अच्छा, अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो पहले ही इंडस्ट्री के ऊपर 40% तक टैक्स है, तो इतना बड़ा ऑलरेडी ही टैक्स रेशो है, तो जिसकी वजह से लोग कतराते हैं, कई कई खाते बनाने पे मजबूर हैं। तो अगर इससे टैक्स बढ़ गया तो फिर इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव कर पाएगी? ठीक है, यही बात है। पहले हम इस बात की जरूर मैं तारीफ करना चाहूंगा कि हमने इन्फ्लेशन के रेट को गवर्नमेंट ने कम किया, इन्फ्लेशन हमारी कम हुई, हमारा इंटरेस्ट रेट कम हुआ, लेकिन बिजली के बिलों में भी कमी हुई। लेकिन बात यह है कि जिस हद तक जाकर इसको कम होना चाहिए था उतनी ये कम नहीं हुई है, और हमें इस बात को भी देखना है कि रुपए और डॉलर की पैरिटी अभी वहीं खड़ी है, जिसकी वजह से महंगाई को कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। अब अगर हम इंडस्ट्री के लिए हम देखें, ये एक बहुत जरूरी बात है कि डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। हम भी गवर्नमेंट के इस मुतालबे के साथ हैं कि हर एक शख्स को अपनी रिटर्न को फाइल करना चाहिए, लेकिन पहला सवाल एक ये आता है एक आम शहरी का कि अगर कोई टैक्स दे रहा है, अगर कोई डॉक्यूमेंटेड है, तो क्या उसके लिए मुश्किलात हैं या उसके लिए सहूलियात हैं? कोई ऐसा शख्स, जैसा कि आपने अपनी बात में ये कहा कि खाते बनाने पड़ते हैं और ये होता है, वो उन्हें मजबूरन करना पड़ता है। अगर टैक्स के रेट्स को कम किया जाए और अगर जो गवर्नमेंट है, जो ग्रे इकोनॉमी का पैसा है, मुझे ये मालूम है कि हम आईएमएफ के पास हैं, आईएमएफ कोई इस वक्त एमनेस्टी या सब्सिडी देने को तैयार नहीं है, लेकिन ये एक बात समझने वाली है कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो इकोनॉमी का पैसा जो ब्लैक नहीं है, जो ग्रे है, जो गवर्नमेंट की पिछली पॉलिसीज की वजह से वाइट नहीं हुआ, जब तक वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तब तक आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी। तो सबसे पहले तो उस पैसे को अंदर आने दें ताकि वो पैसा आपकी कैसे आ सकता है? काशिफ अनवर साहब, कोई एमनेस्टी चाहिए, कुछ गारंटी चाहिए, कुछ हुकूमत की तरफ से वादा चाहिए कि कोई, जैसे अभी आपने खुद कहा कि जब कोई फाइलर होता है तो वो सुख का सांस नहीं लेता, बल्कि नोटिस पे नोटिस उसको दोबारा आते हैं। हालांकि सेल्फ असेसमेंट के तहत जब एक दफा आप अपनी स्टेटमेंट जमा करा देते हैं तो उसके बाद तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप कैसे समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में कोई कैसे वेल्थ डिक्लेरेशन की तरफ आएगा जो ग्रे सेक्टर में घूम रही है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त इतनी डिपार्टमेंट्स की इंटीग्रेशन, जितने भी रेवेन्यू कलेक्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा है। अब हर चीज आपके सीएनआईसी के साथ रिलेटेड है। अब कोई शख्स भी अपनी रिटर्न के अंदर कोई चीज ऐड या प्लस नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसे उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि ये आपने प्लस कैसे किया और ये आपने माइनस कैसे किया। अब ऐसा, अब देखें, अब हम बात ये करते हैं कि रिटेलर्स टैक्स नेट के अंदर नहीं आते। भाई, रिटेलर्स को टैक्स नेट के अंदर आने तो दें।
آپ پالیسیز ایسی بناتے ہیں جو ناکام ہو جاتی ہیں. جو تاجر دو اسکیم آئی دیٹ واز اے فیلئر. وہ غلط اسکیم تھی, وہ غلط پالیسی تھی. اگر آپ نے اس اسکیم کو اس طرح سے بنایا ہوتا کہ تاجر اپنے کیپٹل کو ڈکلیئر کریں اور وہ اس سے کاروبار کریں, پھر اگر آپ ایک طرف ایمنیسٹی, ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو رجسٹر کریں, دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جس تاجر کی بھی سیل 2 کروڑ ہو جائے گی وہ اپنے آپ کو سیلز ٹیکس کے اندر لے کر آئے. میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں, گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کارپوریٹ سیکٹر اس وقت سیلز ٹیکس کی جتنی لوازمات ہیں اور جتنے پروسیجرز ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتا. بالکل نہیں کر سکتا. وہ ود ہولڈنگ ٹیکس میں پھنسا رہتا ہے, بہت چیزوں میں پھنسا رہتا ہے. اس وقت کارپوریٹ سیکٹر سخت پریشانی کا اس کو سامنے, آپ تو خود چونکہ نمائندے ہیں کارپوریٹ سیکٹر کے, تو پاکستان کے اندر کارپوریٹ سیکٹر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اوور ریگولیٹڈ ہے اور FBR جو ہے اس کو نہیں چلنے دے رہا؟ دیکھیں, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ FBR نہیں چلنے دے رہا, لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ پالیسیز کس کے لیے بنتی ہیں, آپ کے SROs کس کے لیے بنتے ہیں, جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہے, جو ریٹرن کو فائل کر رہا ہے. ود ہولڈنگ کس کی بڑھائی جاتی ہیں, جو آلریڈی ود ہولڈنگ کروا رہا ہے. اب اگر ایک انڈسٹریلسٹ کسی سپلائر کو انوائس دے رہا ہے تو یہ کیا اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بہاف پہ اس نے اس کا انکم ٹیکس جمع کروانا ہے؟ یہی مسئلہ ہے اصل, جس کی وجہ سے انڈسٹری بہت کنفیوز ہوئی ہے. دیکھیں, پھر دوسری بات یہ ہے, میں ایک تمام فورمز پہ جب میں پریزیڈنٹ تھا تو میں ایک سوال کیا کرتا تھا کہ ہاؤ یو ڈیفرینشیٹ بٹوین اے فائلر اور اے ٹیکس پیئر فرام اے نان فائلر اینڈ نان ٹیکس پیئر. صحیح. تو دیکھیں, ہمیں یہ بتانا ہوگا, ٹیکس بیس آپ کا تب تک نہیں بڑھے گا جب تک آپ ایک تو جو فائلر اور ٹیکس پیئر ہے اس کو سہولیات نہیں دیں گے, اس کو عزت نہیں دیں گے, اس کے لیے آسانیاں نہیں کریں گے, اور نان فائلر کو یہ سمجھائیں گے, کنونس کریں گے کہ اگر تم باہر ہو تو تمہارا نقصان ہے. میں صرف ایک بات اس پوائنٹ کے ساتھ ایڈ کروں گا, ہم پینلٹیز کو بڑھاتے ہیں یا پینلٹیز کو کم کرتے ہیں, ہم فوائد نہیں بتاتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نان فائلر کے لیے ہم نے پینلٹی زیادہ کر دی ہے اور فائلر کے لیے پینلٹی کم کر دی ہے. فائدہ کیا دیا ہے, ہمیں فائدہ بتانا ہوگا تاکہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہو اور ٹیکس میں اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے. صحیح ہے, لیکن کاشف انور صاحب فوائد تو کچھ بھی نہیں ہے. جو باقاعدہ ٹیکس دے بھی رہے ہیں, جو ریگولر کمپلائنس میں ہیں, ان کو کیا فوائد ملتے ہیں سوائے اس کے کہ اس کو پہلے سے زیادہ بڑھ کے پھر نوٹس آ جاتے ہیں, پھر وہ اپنی کمپلائنس دیتا ہے, پھر نوٹس آ جاتے ہیں, تو اس کو کیا فائدہ ہے؟ آپ بتائیں, کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ ان کے لیے تو مشکلات ہی ہیں اس وقت. کارپوریٹ سیکٹر جو ہے, دیکھیں ہم چونکہ بجٹ کے پروگرام کی بات کر رہے ہیں, پہلے بجٹ سال میں ایک دفعہ آیا کرتا تھا. اب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سال میں کتنی دفعہ بجٹ آنا ہے, پالیسیز نے کتنی دفعہ آنا ہے. پہلے جب بجٹ آتا تھا تو ایسا روز سارے ساتھ آ جاتے تھے, اور ایک جو بھی آپ کا انڈسٹریلسٹ ہے یا ٹریڈر ہے اسے یہ پتا ہوتا تھا کہ اگلے پورے سال میں پالیسی چینج نہیں ہوگی اور اس کے مطابق ہی تمام لوازمات اور کام چلیں گے. اب تو ہر دوسرے دن آپ پالیسی چینج کر دیتے ہیں, SRO آ جاتا ہے, آپ کا کوئی نہ کوئی نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے. اب 2 مہینے پہلے آپ نے جناب تمام کارپوریٹ سیکٹر کے لیے یہ نوٹیفیکیشن نکال دیا کہ آپ ریئل ٹائم انوائسنگ کی طرف آئیں. بھائی ابھی سسٹمز تو چل نہیں رہے اس وقت بھی. آج بھی کارپوریٹ سیکٹر کی جو اپریل کی ریٹرن ہے اس کو 6 جون تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. بھائی آپ ضرور کروائیے, آپ ضرور یہ کریں, لیکن آپ نے تمام اپنے قوانین کا جو زور آزمائی ہے وہ اس کے اوپر کرنی ہے جو ایک دفعہ فائلر ہے. بالکل جو فائلر ہے. اگر ہم کیا اس طرح سے سختیاں کرنے سے اور اس طرح سے انہیں سکویز کرنے سے اور ان کی ڈاکومنٹیشن بڑھانے سے کیا ہم نان فائلر کو کنونس کر سکیں گے کہ آپ ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں؟ اس وقت تو جو فائلرز ہیں جو کارپوریٹ سیکٹر میں ہیں وہ اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اتنی ڈاکومنٹیشن ہو گئی ہے, اتنی فارمیلٹیز ہو گئی ہیں کہ اس کو پورا نہیں کر سکتے اور کاسٹ اتنی بڑھ چکی ہے. تو یہ ہمیں ان پالیسیز کو بناتے ہوئے یہ سوچنا بہت ضروری ہے. جی بالکل, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کاشف انور صاحب کہ ہمارا ملک بہت زیادہ اوور ریگولیٹڈ اور خاص طور پہ انڈسٹریل اینڈ ٹریڈ سیکٹر کے لیے. اچھا, موجودہ بجٹ میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریل اینڈ ٹریڈ سیکٹر کے لیے کچھ
फवायद, कुछ नरमियाँ दी जा रही हैं ताकि कोई इंडस्ट्री हमारी आगे चल सके? देखें, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जिस मुल्क में आपने इकोनॉमी को बेहतर करना है तो वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। हम पिछले निकल रहे हैं तमाम इशू से, कोविड आ गया, फ्लड आ गया, बाकी मसाइल आ गए, उसके बाद आपके मुल्क में जंग छिड़ जाती है जी। हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो जाते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या फॉरेन इन्वेस्टर उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा जहां पर जंग हो रही हो, या जिस मुल्क के अंदर जंग के खदशात हों जी? आपने तो अपना जो आपका एग्जिस्टिंग आपका जो इंडस्ट्री थी वो आपके मुल्क से बाहर जा रही है, क्या उस सवाल का जवाब लेने की कोशिश की गई है कि वो इंडस्ट्री क्यों इस मुल्क से बाहर जा रही है? क्या परेशानी है उसको जो यहाँ से जा रही है, और क्या सहूलियात हैं दूसरे मुल्क में जिसकी वजह से वो वहां पर जाकर अपना सेटअप कर रही है? हमने इसका तो जवाब नहीं दिया। हमें सबसे पहले इसका ये जवाब लेना होगा कि इस मुल्क से आपका क्यों हर दूसरा बच्चा इस मुल्क से जाना चाहता है, आपकी इंडस्ट्री इस मुल्क से क्यों बाहर निकल रही है, क्या परेशानियां हैं? तो हमें जितनी भी ओवर रेगुलेशन आप जरूर डॉक्यूमेंट करें लेकिन ओवर रेगुलेट ना करें। फिर एक जो सबसे जरूरी बात है मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये कहता था कि टैक्स पेयर के इख्तियारात को बढ़ाइए। आपने पिछले दिनों में टैक्स पेयर के इख्तियारात को और कम कर दिया है जी। बिल्कुल आपने टैक्स पेयर की सुनवाई को बिल्कुल खत्म कर दिया है। बिल्कुल, वो तो खत्म कर दिया, और डायरेक्टली अकाउंट से आप वो टैक्स वसूल कर सकेंगे, जबरदस्ती वसूल कर सकेंगे। देखें, इसके अलावा भी बहुत से इश्यूज हैं, और देखें मेरा मकसद इस वक्त क्रिटिसाइज करना नहीं है। देखें, हम चाहते हैं कि सिस्टम की बेहतरी हो, सिस्टम बेहतर होगा तो हमारे लिए भी आसानी होगी, हमारे ऊपर भी टैक्स का बर्डन कम होगा, नए लोग टैक्स के अंदर आएंगे। लेकिन इसकी आवाज उठानी जो मुश्किलात हम फेस कर रहे हैं, जब तक हम उसकी आवाज नहीं उठाएंगे और बार बार नहीं उठाएंगे, उसके लिए गवर्नमेंट को हिकमत अमली पैदा नहीं करेगी। तो हमारा मकसद है उन इश्यूज को उठाना जिसको गवर्नमेंट, और देखें ये भी बहुत जरूरी है कि हम जिन हालात से गुजरे हैं उसके लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का बनना बहुत जरूरी है। और उन लोगों के लिए पॉलिसी। काशिफ अनवर साहब, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक। काशिफ अनवर साहब, भी हमारे मुल्क में नौजवानों की बड़ी तादाद है और इस वक्त पूरी दुनिया में आईटी सेक्टर का एक बूम है, तो पाकिस्तान में चूंकि एक नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्ट है, आईटी सेक्टर लेस, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐसे इदारे जो हैं वो इन नौजवानों की ट्रेनिंग के लिए कोई काम कर रही है? कितना काम करना चाहिए हमें ताकि हमारे नौजवान जो फारग फिर रहे हैं, बहुत सलाहियतों के मालिक हैं, वो आईटी सेक्टर के जरिए मुल्क की खिदमत कर सकें? देखें, बात यह है कि हमें आपका वो मुल्क तरक्की करता है जिस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री होती है। हमें सबसे ज्यादा तवज्जो अपनी इंडस्ट्री के ऊपर देनी है। हमें बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब अगर हम आईटी सेक्टर को बूस्ट करेंगे तो आपके मुल्क में पैसा आएगा बाहर से, लेकिन जिस मुल्क की इंडस्ट्री की बुनियाद ठीक ना हो वो फिर इन द लॉन्ग रन वो मुल्क नहीं चलते। हमें इंडस्ट्री के साथ साथ आईटी सेक्टर को प्रमोट करना है। तो मेरी तो सबसे ज्यादा यही ख्वाहिश होती है और मैं यही चाहता हूं कि इंडस्ट्री चले, इंडस्ट्री में वो बच्चे अपना जितना भी रोल है उसको अदा करें। लेकिन फिर ये बात है कि जो आईटी सेक्टर भी है उसको भी अपनी फॉरेन रेमिटेंसेस के लिए स्टेट बैंक से प्रॉब्लम्स हैं, वो रेमिटेंसेस भी अपने मसाइल हैं, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। वो रेमिटेंसेस इस मुल्क में ला नहीं सकते, रेमिटेंसेस आ जाए तो वो अपनी पेमेंट से बाहर नहीं कर सकते। हमारे पास उनको भी बड़े मसाइल का सामना है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। काशिफ अनवर साहब, फिर जो आप इंडस्ट्री की बात तो बिल्कुल ठीक की है, तो अभी इस बजट में कोई इंडस्ट्री की रिवाइवल के लिए कोई काम हो रहा है? आप समझते हैं कि अब हम मौजूदा हुकूमत इंडस्ट्री की रिवाइवल के लिए कोई अपना काम कोई हिस्सा डाल रही है? देखें, गवर्नमेंट काम कर रही है। बात ये है कि हम इस वक्त कवानीन बना रहे हैं IMF की कंसल्टेशन के साथ, और डेवलप्ड कंट्रीज में जो कवानीन एप्लीकेबल हो रहे हैं वो कवानीन हम पाकिस्तान में एप्लीकेबल कर रहे हैं।
اب بات یہ ہے کہ کیا پاکستان ان قوانین کو کوپ کر سکتا ہے جو اس وقت امریکہ، لندن اور باقی ڈیولپڈ ممالک میں چل رہے ہیں؟ صحیح. ہم پاکستان میں وہ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے کی اور وہ ٹیکنالوجی لگانے کی کوشش کر رہے صحیح. ہیں جس کے ہم متحمل ہی نہیں ہو سکتے. صحیح بات. تو جب اگر ہم اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کو اپنے ملک کے اندر اور ان سسٹمز کو یہاں پر چلائیں گے تو پھر وہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. لوگ ایسے ایونیوز کی طرف جائیں گے جہاں پر آسانی ہوگی، جہاں پر آپ صحیح کہہ دوسرے رہے ہیں. ملک میں بالکل جا لوگ کے آسانی کی انویسٹمنٹ طرف کر جائیں گے. سکتے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. کاشف انور صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں اپنے مہمانان گرامی کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین اپنے میزبان سعید علوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.